हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी क्रांति टेस्ट सीरीज का 8वां वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो एसएससी एमटीएस हवलदार से संबंधित है। इस वीडियो में कुल 25 टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, उसके साथ विशेष एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देंगे। सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित होंगे, ये भी ध्यान रखिए, और सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ध्यान रखिए, हमारा टारगेट जो 5000 प्लस क्वेश्चन की है, उसके संदर्भ में यह वीडियो लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। यदि चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल पाएगी। यदि आप अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको लाभ हो रहा है तो आपके मित्रों को भी लाभ होना सुनिश्चित करें। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करें। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द गैस इंजन, यानी गैस इंजन की खोज कौन किया है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डेमलर, बी देवार, सी ऑटो हन या डी न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डेमलार। डेमलार। तो एक यहां पर हम श्लोक लिख दिए, इस श्लोक का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगे और शांति भी महसूस हो सकता है, आपका टारगेट भी एक सुनिश्चित हो जाए। इसमें लिखा गया सनहि पंथा सनहि कंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि विद्या सनहि वित्यम पंचेतान सनहि सनहि। यानी सनहि सनहि का अर्थ होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। यानी कहने का मतलब है धीरे धीरे चलने से बहुत लंबे रास्ते भी आसानी से तय किए जा सकते हैं, और धीरे धीरे कहने से बहुत बड़ी बड़ी कहानियां भी कही जा सकती है, जैसे रामायण जैसे ग्रंथ भी पढ़े जा सकते हैं। सनहि पर्वत लंघन, धीरे धीरे चलने से आदमी पर्वत भी चढ़ जाता है। यानी आप देख रहे हैं कुछ विकलांग लोग भी पर्वत, हिमालय जैसे पर्वत पर चढ़ चुके हैं। सनहि विद्या, धीरे धीरे पढ़ने से आदमी विद्वान बन जाता है। सनहि वित्तम, एक एक रुपए इकट्ठा करने से आदमी धनवान बन जाता है। यानी ये पांचों गुण जो है ये धीरे धीरे ही इंसान में आते हैं। इसलिए बहुत घबराए नहीं, अपनी तैयारी को संयम दे और लगातार लगे रहें। लगातार आप लगे रहेंगे, एक न एक दिन आपकी सफलता आपको जरूर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां आप जाने की चेष्टा रखते हैं। तो ध्यान रखिए। तो चलिए कुछ अन्य इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट बता देते हैं। जैसे दिया गया, माइक्रोफोन की खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को कौन नहीं जानता। हेलीकॉप्टर की खोज कौन किया है? एओ मिशन याद रख सकते हैं। एक्स किरण की खोज, ये भी आप फेमस है एकदम, रोंटगन है। परमाणु विखंडन, रदरफोर्ड एकदम फेमस है। टेलीस्कोप पूछे तो गैलीलियो याद कर सकते हैं दोस्तों। थर्मल प्लास अगर पूछे तो डेवार हो जाएंगे। छापने की कला गुटेनबर्ग ने दिया है। लिफ्ट यांत्रिक की खोज एलिसा ग्रेब व ओटिस को आप याद रख सकते हैं। नाभ की रिएक्टर ई फर्मी को आप याद रख सकते हैं। ग्रामोफोन इलेक्ट्रिक बल्ब कौन नहीं था जो सबसे बड़ा पागल वैज्ञानिक था? थॉमस अल्वा एडिसन। साइकिल की खोज के मैकमिलन, ये भी याद रख सकते हैं। रमन प्रभाव सीवी रमन थे। रिवॉल्वर खोज सैमुअल कोल्ड थे। फिल्म के क्षेत्र में आप सकते हैं, फिल्म संगीत क्या है? लीडी फॉरेस्ट याद रख सकते हैं। गैस इंजन की खोज डेमलर, जो आपसे पूछा गया। सेफ्टी लैम्प हम्पी डेवी। डायनमो माइकल फैराडे हो सकते हैं। और क्या है? लिनोलियम फ्रेडरिक वाल्टन याद रख सकते हैं। और इसकी इस तरह से डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। ऑक्सीजन जे प्रेस्टल। इस तरीके से आप वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर और भी अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिखा? हु गेव दिस स्लोगन मारो फिरंगी, यानी मारो फिरंगियों का नारा कौन दिया था? मारो फिरंगियों का नारा कौन दिया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, बी मंगल पांडे, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, सच्ची बातें समझ लीजिए। यदि आप अपना भविष्य दूसरों पर छोड़ोगे तो उसे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वर्तमान और अतीत के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता।
एकदम 100% सही बात है, ध्यान रखना। तो चलिए कुछ अन्य नारों के विषय में देख लेते हैं। जनगण मन न्याय कौन दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां, आप इकबाल जी को रख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी है। इंकलाब जिंदाबाद, कौन है? भगत सिंह जी है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह जी याद रख सकते हैं। जय हिंद, कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लगभग सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब महात्मा गांधी जी ने दिया। साइमन कमीशन, वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। हु लिव्स इन इज इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू बहुत फेमस है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने बोला है। वंदे मातरम में याद रखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। मारो फिरंगियों को, पांडे तो वही हैं। जय जगत विनोद भावे को याद रख सकते हैं। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश जी थे। इस तरीके से कई नारे हैं, आप इसको वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी नींव दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन? 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किए थे? 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किए से? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन है, इसको ध्यान से देखिए, मैं इसके विषय में बताता हूँ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में, ध्यान रखना, पुणे में। 1885 में पुणे में, याद रखना। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय पहला अधिवेशन जो हुआ था पुणे यानी महाराष्ट्र की बात हो रही, उसमें लगभग 75 लोग इसमें शामिल थे। कितने लोग? 75 लोग शामिल थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। 72 लोग शामिल थे, यहाँ गलती 75 बोल दिए, 72 लोग शामिल थे। तो ध्यान रखना, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 को। कहां पर? कलकत्ता में। उस समय दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी से एक फैक्ट और याद रख सकते हैं। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने के अनुसार इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो तीसरा अधिवेशन आप याद रख सकते हैं, कहां पर था? 1887 में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। कई बार पूछता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। चौथा 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले थे प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। 12वां अगर पूछे तो 1896 याद रख सकते हैं, कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। तो पहली बार पूछता है वंदे मातरम कहाँ पर गाया था? कलकत्ता में गाया गया था इसी अधिवेशन में। 22 इसके बाद 22वां आप याद रख सकते हैं, 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। स्वराज का पहली बार यानी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। 13वां याद रख सकते हैं 1907 में। 13वां क्या था? डॉक्टर रास बिहारी बोस थे और डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। यानी इसी में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब का सूरत विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था, ध्यान रख सकते हैं। 24वां मद्रास में हुआ था, रास बिहारी थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण यानी कांग्रेस संविधान का निर्माण की बात कही गई। 27वां 1911 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे उस समय। पहली बार जनगण मन अधिनायक गाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद 31वां आप याद रख सकते हैं 1915 में बंबई में सर सत्येंद्रनाथ प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें, ध्यान रखना। 20वां 1916 में, जो कि बहुत 32वां 1916 में बहुत फेमस रहा लखनऊ में, जिसमें नरम दल गरम दल दोनों एक हो गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हो गया था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थी, ये भी याद रख सकते हैं। 33वां दोस्तों ये भी याद रखिए 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी बनी। 40वां याद रख सकते हैं 1924 में बेलग्राम में, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे, अभी जिसकी बात हो रही है। तो इसके बाद 41वां 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने वाली। 46वां मेरठ में हुआ था, आचार्य JV कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे। इस तरीके से ये अधिवेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्या दिएगा? निम्नलिखित किन राज्यों में सर्वाधिक सेंधा नमक मिलता है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक सेंधा नमक मिलता है? ऑप्शन ए गुजरात,
बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आप तर्क लगा के बताइए। मेरे हिसाब से जो सही उत्तर इसका है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश एक मैप का डिजाइन बना के आपको दिखाने का भी प्रयास किए हैं कि राज्यों में क्या क्या सर्वाधिक फेमस है। तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है। क्या नाम है? ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक सर्वाधिक मिलता है। अगर आपसे पूछ ले असम में क्या है? प्राकृतिक गैस के लिए असम फेमस है। झारखंड में कोयला फेमस है। उड़ीसा में बॉक्साइट। उड़ीसा में क्या क्या फेमस है? बॉक्साइट है, मैग्नीज है, क्रोमाइट। ये तीन जो उड़ीसा में याद रख सकते हैं। कर्नाटक में सोना, कोलार हट्टी की खान आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा और तांबा, हीरा और तांबा ये दो चीजें याद रख सकते हैं। राजस्थान में आप जिप्सम हो गया, बॉक्साइट हो गया, कच्चा तेल हो गया, क्वार्टर जो हो गया, कैल्साइट, ये सारी चीजें राजस्थान से संबंधित है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बता ही चुके हैं। चलिए समय आपका बर्बाद न करते हुए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है? असम कुल कितने राज्यों से सीमा लगाता है? असम कुल कितनी राज्यों से सीमा लगाता है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 या डी 4। तो इस प्रश्न का मेरे हिसाब से सही उत्तर जो है प्रश्न ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर हैं, जितने भी राज्य हैं, सबसे असम जुड़ा हुआ है। चलिए 6 को हम दिखा देते हैं। आप पहले क्या रखते हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा आपका ये देख रहे हैं नीला वाला नागालैंड। इधर एक भूरा हल्का कलर है मणिपुर है तीसरा। चौथा आप देखेंगे मिजोरम। पांचवा त्रिपुरा हो गया। छठा आपका मेघालय हो गया। अब बीच वाला ये वाला आप जो देख रहे हैं क्या नाम है? ब्लू का हल्का ब्लू में ये वाला, ये पूरा असम है। यह पूरे देखिए 6 राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी यही 7 सिस्टर वाले हैं। तो याद रख सकते हैं। बाकी अन्य पूछेगा तो आप मैप में और भी देख सकते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर जुड़ा, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसके बाद उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप मैप को पुश करके सारी चीजें देख सकते हैं। अगर पूछेगा सर्वाधिक सीमा लगाने वाला भारत के साथ देश कौन सा है? ये वाला क्षेत्र आपका बांग्लादेश का है। ये भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। और भूटान देखेंगे, भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगाता है। और इसके बाद चीन अगर पूछेगा 3488 याद रख सकते हैं, 88 किलोमीटर चीन भारत का सीमा लगाता है। इसके बाद अन्य चीजें वहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे म्यांमार के साथ क्या कितनी सीमा है, नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा है, सब याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिए गए? आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, बी 600 किलोमीटर, सी 1800 किलोमीटर या डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 80 किलोमीटर। कुछ मिसाइलें दी गई हैं, उसके विषय में आपको बताते हैं। ध्यान रखना ए बी स्टेटमेंट, डू योर ड्यूटी एवरी टाइम। आपको अपना कर्तव्य हमेशा समय से करना है, क्योंकि आप कर्म करते रहेंगे तो आपको हमेशा कोई न कोई सफलता के लिए रास्ता मिलता जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आकाश मिसाइल की क्या परिभाषा है? सतह से सतह मारने वाली या मध्यम वर्ग की मिसाइल है। ध्यान रखना। तो 2014 में यह वायुसेना को दिया गया था। 2015 में भारतीय सेना में इसे शामिल कर लिया गया। इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है। ये आप याद रख सकते हैं कितनी है? 80 किलोमीटर। इसके बाद त्रिशूल भी याद रख सकते हैं। त्रिशूल क्या? सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। ये डायरेक्ट पूछता है, ध्यान रखना। इस मिसाइल का एक और नाम है MK2, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए नाग मिसाइल। नाग मिसाइल से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नाग मिसाइल ये क्या है? यह तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल आप याद रख सकते हैं। हेलिना नाग का हवा से सतह पर मार करने वाले संस्करण है। ध्यान रखना, पूछेगा हवा से सतह पर मार करने वाले संस्करण कौन सा है? हेलिना किसके? नाग की है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मोस याद रख सकते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर। बहुत ध्यान रखिए, 300 किलोमीटर दूर तक यह मिसाइल दाग सकती है। ध्यान रखना। इसके बाद निर्भया याद रख सकते हैं। यह एक क्या है? यानी सब सोनिक, ये भी क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक। ध्यान रखिए, बहुत जबरदस्त है। इसके बाद सागरिका याद रख सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। धनुष की मारक क्षमता 500 किलोमीटर याद रख सकते हैं। इसके बाद प्रहार, ये भी सतह से सतह मार करने वाली है। 150 किलोमीटर इसकी दूरी तक
सैर कर सकती है। सौर याद रख सकते हैं 700 से 1900 किलोमीटर तक जा सकती है। मार्क इसकी गति कितने 7.5 मैक। ध्यान रखना, इस तरीके से मिसाइलों को दिए बता चुके हैं। बाकी अगर और भी अच्छी जानकारी चाहते हैं तो ध्यान से रखिए, वीडियो को पुश करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे अच्छी तरीके से पढ़िए। तो चलिए इस सब भारत की मिसाइलों से संबंधित जो भी तथ्य आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक ओम है? निम्नलिखित में से किसका मात्रक ओम है? ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध, बी ज्योत तीव्रता, सी फैराडे या डी ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए, एक चीज ये भी याद रखिए, समय का सार्थक उपयोग सफलता की कुंजी है। यदि आप समय का सही समय पर सही जगह उपयोग कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन सफल हो रहे हैं। अगर गलत उपयोग कर रहे हैं तो प्रतिदिन असफल भी होंगे, ये ध्यान रखना आप। तो चलिए अन्य देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक आप सेकंड याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। एक चीज और ध्यान रखिए, तो तुरंत आपको सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिए, लगातार करिए, लगातार करते रहेंगे, कुछ न कुछ रिस्पांस जरूर मिलता रहेगा और एक अनुभव आपको मिलता रहेगा। तो आयतन याद रहे घन मीटर, घनत्व की ग्रा या घन मीटर, बल न्यूटन से बल का मात्रक न्यूटन है, संवेग आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है, त्वरण का मात्रक वर्ग मीटर प्रति सेकंड है, पृष्ठ तनाव याद रखते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है, चाल का मीटर प्रति सेकंड है, शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वाट रख सकते हैं, दाब का क्या दिया गया है पास्कल, कार्य का मात्रक आप क्या है न्यूटन मीटर जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत प्रतिरोध ओम, ताप का केल्विन, ऊर्जा ऊष्मा का जूल और आप गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किग्रा याद रख सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किग्रा ये भी आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी अच्छे से इसको पढ़िए, या तो पेन पेपर लेकर वीडियो को पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया? एंटीजन की खोज कौन किया था? एंटीजन की खोज कौन किया था? तो ऑप्शन क्या दिए? लैंडस्टेनर, बी रोनाल्डो, सी पंक या डी ल्यूवेनहार्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। तो चलिए बता देते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर। क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वयं को समझे, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो असफलता आपके पास आएगी ही नहीं। चलिए ध्यान देखिए, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने दिया था, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने दिया था, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, बैक्टीरिया ल्यूवेनहाक याद रख सकते हैं, एंटीजन अभी लैंडस्टीनर, क्लोरोफार्म जिससे आदमी को बेहोश किया जाता है हैरिसन तथा सिम्पसन, पोलियो वैक्सीन जॉन इसाल्क, मलेरिया परजीवी या चिकित्सा रोनाल्ड रॉस, डायबिटीज बेटिंग, रक्त परिसरण तंत्र विलियम हार्वे बहुत फेमस है, आरएनए जेम्स वाटसन तथा आर्थ अर्ग, डीएनए आप याद रखते हैं जेम्स वाटसन व क्रिक, विटामिन पंक याद रख सकते हैं, सल्फा ड्रग डाग मैग है, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन वर्नाड याद रख सकते हैं, इंसुलिन वेटिंग आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सही है। सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति प्रशांत महासागर में, सही है। बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, ये भी सही है। यानी जब तीनों सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। एशिया सबसे बड़ा महादेश सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, बी फ्रूटोलॉजी, सी अर्निथोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोमोलॉजी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी इस प्रश्न का सही उत्तर। तो याद रखना, आप अपनी असफलता की जिम्मेदार स्वयं को समझें, ये भी आप ध्यान रखना।
तो चलिए कुछ अन्य हैं उसके विषय में आपको बता देते हैं। जैसे आपसे पूछेगा पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन आप याद रख सकते हैं। न्यूरोलॉजी अभी न्यूरो का डॉक्टर आप न्यूमेरोलॉजी यानी न्यूमेरिकल संबंधित है, अंकों का अध्ययन। अब पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, ध्यान रखना बहुत हाईलाइट है पेडोलॉजी। इसके बाद पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति के कारण यानी उपचार, पैथोलॉजी से आप जाकर जो जांच वगैरह कराते हैं। पीसी कल्चर, पीसी मछली से संबंधित है। पोमोलॉजी जो आपसे पूछा गया फलों का अध्ययन है। पैरालॉजी अस्पंजों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन याद रख सकते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों में कृषि से संबंधित है। पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। माइकोलॉजी फफूंद से संबंधित विषयों का अध्ययन है। अब मिनरलोलॉजी खनिजों का अध्ययन है। इसके बाद माइक्रो बायोलॉजी याद रखते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। और आप याद रख सकते हैं मेटेरोलॉजी वातावरण एवं प्रकृति से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी जीव भौतिक जगत की आकारिक अध्ययन। अब आप याद रख सकते हैं मेमोलॉजी स्तनधारी एवं जीवों का अध्ययन। मेप्रोग्राफी एविया स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा के बारे में जानकारी देती है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों से संबंधित है। इस तरीके से आप इसको वीडियो को पुश करके ये भी स्क्रीनशॉट लेकर आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? निम्नलिखित में से दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, बी एलन बरो, सी कर्जन, डी कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दास प्रथा यानी 1843 में एलन बरो, 1843 में एलन बरो द्वारा लगाया गया था। कुछ है यहाँ पर वो भी आपको दिखा सकते हैं। आप अपनी सफलता की जिम्मेदारी स्वयं को समझे, ये अभी इसके पहले बता चुके हैं। चलिए ध्यान देखिए, शिशु वध प्रतिबंध कौन लगा था? बेलजली, जो भारत में सिविल संहिता के नाम से भी जाना जाता है, सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। बेलजली की सहायक संधि फेमस थी। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाते हैं। दास प्रथा पर एलन बरो फेमस है। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड मैरिज एक्ट नॉर्थ कुक। लार्ज एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट लैंसडाउन। शारदा अधिनियम इरविन, ये भी फेमस है। इसके बाद आप शिशु हत्या पर प्रतिबंध, ये कब आया था? 1755 1804 की। अभी जो सती प्रथा बताना 1829 में आया, सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध। 1843 में क्या आया है? एलन बरो ने दास प्रथा लाए थे। 1843 के एक्ट द्वारा 1843 में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद हिंदू पुनर्विवाह नियम 1856 में आता है। विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की जाती है, जिससे महिला काफी त्रस्त थी, पता ही है। 1872 में अगला अंतर्जातीय विवाह की बात अधिनियम आ जाता है। 1891 में लड़की के लिए विवाह की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट के तहत 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। ये भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाई सितार। निम्नलिखित में से सितार से क्या होता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। सितार की बात कर रहा है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए एक ऑप्शन बना लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलता है, इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए कुछ अन्य के विषय में बता देते हैं। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। माइक्रोफोन धन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में बदलता है।
विद्युतशील क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वन में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, ध्वन में बदलता है। ध्यान रखिए, ये भी एक स्टेटमेंट याद रखिए, प्रयास ऐसा हो जिसमें पाने की जिद हो। प्रयास ऐसा हो जिसमें पाने की जिद हो, क्योंकि जिद होगी तभी तो आप सफलता पा सकते हैं, यानी दीवानापन होना सुनिश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 12 या डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ऑप्शन नंबर ए 8 और राज्य इस मैप में हम दिखा दिए हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरीके से कुल 8 राज्य हैं जो कि गुजरते हैं जिससे कर्क रेखा। इसके लिए ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस तरीके से 8 को आप याद रख सकते हैं। कर्क रेखा क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। पूछेगा जो क्या नाम, अक्षांशीय रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया गया? जलवायु निर्धारण के लिए। कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी है? तो 181। कुल कितनी है? 181 आप याद रख सकते हैं कुल अक्षांशीय रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया है, ध्यान देखिए। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। बाकी कुछ अन्य ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आप कथक है। आप असम का कौन सा है? सत्रिया, 2000 में जोड़ा गया। इसके बाद मणिपुरी, क्या मणिपुर का मणिपुरी याद रख सकते हैं। उड़ीसा कौन सा है? ओडिसी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। इसके बाद तमिलनाडु का अभी जो भरतनाट्यम। इसके बाद अगर आपसे पूछे केरल के 2 हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। केरल कथकली और उत्तर प्रदेश कथक। ये 8 आप याद रख सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पर। भारत निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? भारत निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द सिलेक्शन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है 324, बी 259, सी 110 या डी 360। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 324। कुछ अन्य अनुच्छेद है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 का 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। यह कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसकी बात कही गई। 25 से 28 अनुच्छेद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 याद रख सकते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। 27 डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग नहीं है, ध्यान रखना। यानी जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है वो आप उसको न्यायालय में वाद योग नहीं ठहरा सकते। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। 46 SC ST संबंधित है। 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया। और 51 तो मोस्ट हाईलाइट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। 100 क्या है? संसद के सदन में मतदान। 108 क्या है? संसद की संयुक्त अधिवेशन, ये राष्ट्रपति बुला सकता है। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कर जिसको कैग हम कहते हैं। 153 राज्यपाल का उल्लेख है। 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। 233 जिला न्यायालय की नियुक्ति। 243 पंचायतों का उल्लेख है। 244 SC ST क्षेत्र। 280 क्या है? वित्त आयोग फेमस है। 300 का 31 से उठाकर 300 कम डायट कर दिए गए संपत्ति का अधिकार, ध्यान रहे। 315 यूपीएससी और मतलब संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा की बात कर रहा है। 324 जो आपसे पूछेगा निर्वाचन। 356 राष्ट्रपति शासन आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी यूरिक अम्ल, डी फोलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानव मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। ध्यान रखना। तो चलिए कुछ और भी यहाँ पर दिया गया है।
एक चीज ये भी याद रख सकते हैं कि प्रयास ऐसा हो जिनमें पाने की जीत हो, इसके विषय में बता चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। तो सिरका में एसिटिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, खट्टे फल में साइट्रिक याद रख सकते हैं। दूध में लैक्टिक है, दही में आपका लैक्टिक है, घास में बेंजोइक एसिड है, सोडा वाटर याद रख सकते हैं क्या, कार्बनिक अम्ल है, बिच्छू में फार्मिक एसिड हो गया, चींटी में फार्मिक एसिड हो गया, और मूत्र में यूरिक एसिड जो आपसे पूछा गया। इस तरीके से वीडियो को पुश करके ये भी स्क्रीनशॉट लेकर आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ चुका है। 10 की घात क्या है? 10 की घात 6 क्या है? ऑप्शन ए मेगा, बी माइक्रो, सी नैनो या डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 की घात 6 क्या है? 10 की घात 6 आपका क्या है? मेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपकी सफलता की शुरुआत माँ के गर्भ से ही होती है, क्योंकि प्रतिदिन आप सफल हो रहे हैं। छोटे से चलना, फिर बोलना, हर धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। तो चलिए ध्यान देखिए, 10 की घात 18 क्या कहते हैं? एक्सा, संकेत क्या है? ई। 10 की घात 15 क्या है? पेटा, संकेत पी। 12 टेरा, संकेत टी। 10 घात 9 गीगा, संकेत जी। 10 घात 6 मेगा, संकेत यम। 10 घात 3 किलो, संकेत के। 10 घात 2 हेक्टो, संकेत एच। 10 घात 1 डेका, संकेत डी ए। 10 घात 18 एटो, फेमस है ए। 10 घात 15 फेमटो, -15 माइनस वाले हैं, ध्यान रखना। एफ -12 पीको, पी। और -9 नैनो, एन। -6 माइक्रो, ध्यान रखना। प्लस पूछे, प्लस माइनस दोनों याद करके जाएंगे, दोनों समझ के जवाब आपको देना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1944, बी 1945, सी 1946 या डी 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1944। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1944 विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये भी याद रखना, समय एक ऐसा मराम है जो हर घाव को भर देता है, ध्यान रखना। तो चलिए, कुछ संगठन, इसको मुख्यालय स्थापना है, देख लीजिए। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कब? 11 अप्रैल 1919 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक, जिसके विषय में बता चुके हैं, वाशिंगटन DC अमेरिका में 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? IMF 1945 में वाशिंगटन DC में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में, कहां पर? जेनेवा में। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 में, मैड्रिड स्पेन में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अप्रैल 1945 में, रोम इटली में। विश्व मौसम विज्ञान याद रख सकते हैं, कब है? 1951 में, जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO 1967 जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा 1957 में, वियना ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO 1948 है, लंदन ब्रिटेन में। यूनेस्को की स्थापना 1946 में, ये भी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यानी ITU 1865 में, जेनेवा में। सार्वभौमिक डाक संघ यानी UPU 1874 में, वर्न स्विट्जरलैंड, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वेनसांग किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए हर्ष, बी महिपाल, सी गजनवी या डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेनसांग, बहुत फेमस है, क्या नाम? हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, कुछ अन्य देखिए ध्यान से इस टेबल को, यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। हेनसांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के समय आया था। ये समय है, देख लीजिए। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय। अल मसूदी कौन? महिपाल के समय। इत सिंह याद रख सकते हैं। इसके बाद अल बरनी व अबू रेहान व महमूद गजनबी। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक याद रख सकते हैं। मार्को पोलो, यह पांडियन के साम्राज्य यानी पांड्य साम्राज्य के समय आया था।
अब्दुल रज्जाक यह देवरादुती के शासनकाल के समय आया था। डोमिंग प्रेस यह कृष्णदेव के समय आया था। सर थॉमस रो जहांगीर राज्य के समय आया था। इसके बाद निकोलो मनुची दारा सिकोह के समय आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल के समय आया था। बाकी इनके समय का लेखा जोखा ये दिया गया है, ये भी आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में माइंड मास्टर बुक किसकी है? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, बी सचिन तेंदुलकर, सी सत्यजीत रे या डी मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिए, गोल बुक किसकी है? मेजर ध्यानचंद की। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की है। प्लेइंग विथ माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। सिक्स मशीन क्रिस गेल की है। एस अगेंस्ट आर्ट सानिया मिर्जा जी की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल जी की है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की है। ए लॉन्ग इनिंग्स विजय हरारे जी की है। सनी डेज रनस रूनिस और आइडल्स ये किसकी है? सुनील गावस्कर जी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माइंड मास्टर आपके जो पूछा गया विश्वनाथ आनंद जी की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है, फेमस है। वार्न एंड अगेन माउंटेन किसके? अरुणा सिन्हा जी की है। प्रोस्टेट फ्रॉम द आर्ट कपिल देव जी की है। 281 एंड बियॉन्ड विवेश लक्ष्मण जी की है। अनगार्डेड यानी मिताली राज जी की है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की है। फास्टर देन लाइटिंग हुसैन बोल्ट की है। ये सारी बुकें आप याद रख सकते हैं। ध्यान रखना वीडियो को इसी पर रोकेंगे क्योंकि अगला वीडियो आपके सामने अगले डेट में लेके आएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें। तो चलिए वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।